आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 3 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में क्या क्या कहां हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। चंद चुनिंदा बड़ी खबरें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर, जिसमें आप देखेंगे यमन के हुथीस का इजराइल को हिला देने वाला बयान, तुर्की का इजराइल के खिलाफ उठाया गया सबसे बड़ा कदम, जो बाइडेन की ऐसी नसीहत जिस पर आपको हंसी आ जाए, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाइडेन और नेतन्याहू को क्यों पड़ी लताड़। इसके अलावा भी बहुत सी बड़ी खबरें तफसील के साथ इस पूरे वीडियो में हैं, लिहाजा आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। हाँ, एक दरख्वास्त है, आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। रोज रात 10 बजे ये शो आता है, दिन भर कई वीडियो आते हैं, और क्यूआर कोड पर जाएं, आप हमें सपोर्ट जरूर करें। पहली खबर ब्रेकिंग है। गजा में जारी इजरायली हमलों के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट ने आज अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर इसके चौथे फेज के शुरू होने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने जुमे की नमाज के बाद सना में इसका ऐलान किया। हजारों की भीड़ सामने थी और फोर्थ फेज के बारे में बताते हुए याह्या सारी ने कहा कि अब सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि इजराइल के किसी भी बंदरगाह पर रुकने वाले किसी भी मुल्क के जहाज पर हमला बोला जाएगा, यानी इजराइल कोई माल आ और नहीं जा पाएगा। हुथीज ने इजराइल को घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। इस बयान में राफा में हमले की तैयारी समेत और बहुत सी बातें भी कही गई हैं। इस बयान का जिक्र हमने एक अलग वीडियो में किया है। पूरे बयान जो कहा है हुथीज ने, जो वार्निंग दी है, सब उसमें दिखाया गया है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी खबर का। दूसरी खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी कांग्रेस पर पलटवार किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने यह कहा है कि उनके फैसलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी देना रोम स्टैट्यूट के आर्टिकल 70 के तहत अपराध यानी कि क्राइम हो सकता है। और हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे अफसरों को, हमारे अधिकारियों को, कोर्ट से जुड़े लोगों को डिस्टर्ब करने, डराने, धमकाने या गलत तरीके से उन पर अपना रौब झाड़ने या प्रेशर डालने की कोशिश फौरन बंद कर दी जाए। यह उनकी सीधी वार्निंग थी अमेरिका और इजराइल को। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर वर्ल्ड लीडर से आईसीसी पर प्रेशर डालकर अपनी गिरफ्तारी वारंट को रुकवाने की अपील की थी। उधर अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स ने भी गिरफ्तारी वारंट पर आगे बढ़ने पर आईसीसी अधिकारियों पर बैन लगाने की धमकी दी है। इन्हीं दोनों हरकतों की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट आज तमतमा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। गजा पर इजराइल के हमलों की मुखालफत कर रहे तुर्की ने अब इजराइल के साथ सभी कॉमर्शियल रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, यानी तमाम जो तिजारती ताल्लुकात थे खत्म कर दिए। पहले कुछ और फैसला था, अब अमल में आ गया। तुर्की के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक इजराइल गजा पर हमले बंद नहीं करता और वहां जरूरी सामान जरूरत के हिसाब से नहीं पहुंचने देता, तब तक दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बहाल नहीं किए जाएंगे। यानी इसे ऐसे समझिए कि जब तक गजा में हमला नहीं रुकेगा तब तक के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को तलाक देने का फैसला किया है। गजा पटरी पे आ जाएगा, इधर निकाह वापस हो जाएगा। वैसे एर्दोगान की इजराइल से दोस्ती ने उनके पॉलिटिकल कैरियर को भी काफी डेंट पहुंचाया और तुर्की का ये ताजा फैसला भी उसी डेंट पर पेंट करने की कोशिश की शक्ल में देखा जाना चाहिए। सोचिए, 7 महीने हो गए गजा को बर्बाद होते हुए और एर्दोगान चच्चा को अब जाकर इजराइल पर प्रेशर डालने का ध्यान आया है। ये तभी हुआ जब अपनी जमीन डोलने लगी। वो मेयर वाला इलेक्शन याद रखिएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल दोनों इजराइल और तुर्की के बीच 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था दोनों के बीच। इतने बड़े लेवल का व्यापार जब होता है तो उसमें मुनाफा भी बहुत बड़े लेवल का होता है, और जब इतने बड़े मुनाफे को कोई छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि वो इस मुनाफे से भी बड़े घाटे को भाप चुका है। एर्दोगान उस घाटे को भाप चुके थे। खैर, एर्दोगान का फैसला कई मायने में सही भी हो सकता है, मगर हम तो यही कहेंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उधर इस फैसले से इजराइल के पलीता लग गया। ज़ायनी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर ने इस फैसले के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब को तानाशाह बता डाला। किसने? इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की के प्रेसिडेंट को तानाशाह बता डाला। अब मैं सोच रहा हूं दोस्तों
कि इजराइल के साथ व्यापार खत्म करने वाला या कुछ वक्त के लिए व्यापार रोक देने वाला अगर तानाशाह है, तो फिर गजा के 35,000 लोगों को खत्म कर देने वाला, गाजा पट्टी को जहन्नुम बना देने वाला, गाजा का खाना पानी बिजली बंद कर देने वाला आखिर क्या कहलाएगा? उसको क्या नाम दिया जाएगा? जल्लाद, हैवान, शैतान, इबलीस, खब्बीस, वहशी, दरिंदा या कुछ और? मुझे लगता है इस पर भी 1948 में फिलिस्तीनी जमीन पर वजूद में आए मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को ही अपनी राय रखनी चाहिए। इन्हीं में से या इससे अलग कोई भी नाम उन्हीं को ही देना चाहिए। इस पर मेरा हक तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अफसरों को हुक्म दे दिया है कि वो तुर्की के साथ बंद हो चुके व्यापार के दूसरे ऑप्शंस खोजें और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दें, यानी वोकल फॉर लोकल, यानी आत्मनिर्भर इजराइल का रास्ता खोजा जाए। यह कह दिया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो समझ रहे हैं आपको ये दोनों लफ्ज सुनकर कुछ याद आया होगा। याद करने की आपकी आदत है, थोड़ा पढ़ने की भी डालिए। बहुत से लोग इतने सबूत, इतने बड़े बड़े अखबारात दिखाने के बावजूद भी कहते हैं यार कहां से लाते हो? तो भैया पढ़ते हैं आपके लिए, फैक्ट्स के लिए, आपकी चक्षुओं के लिए, आंखों के लिए यहां स्क्रीनशॉट चलते हैं। बढ़ते हैं आगे। बात दूसरे चचा की। अमेरिका को अपने महबूब के जुल्मों का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क मलेशिया में अमेरिका की फास्ट फूड कंपनी KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, वही KFC, मुर्गे की टांग वाली KFC ने इजराइल के बायकॉट के चलते अपने 100 से ज्यादा स्टोर बंद कर दिए। मलेशिया में 60% मुस्लिम आबादी है। मलेशिया में 50 सालों से KFC वहां मोटा माल काट रही थी, लेकिन अब यह खेत गजा की तरह ही उजड़ गया है। गजा में इजराइल के हमलों में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों और वहां मच रही तबाही के बाद कुछ लोगों के दोस्त इजराइल के लिए गुस्सा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जहां कई मुल्क इजराइल के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, जैसे तुर्की ने किया, वहीं इंसानी हुकूकों की फिक्र करने वाले लोग भी दुनिया भर में अपने लेवल पर इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं, जिसके लपेटे में आने से अंकल सैम के नोट बटोरने वाले हाथ भी जल गए। कंपनी ने अपने स्टोर को बंद करने पर बयान जारी किया है KFC ने, और इसकी वजह स्टोर चलाने के लिए माल ना होने का रोना रोया है, या बताया है कि माली हालत, महीशी हालत बड़ी खराब हो गई। मलेशिया में बायकॉट बहुत तगड़ा हुआ, इसलिए यहां स्टोर बंद करने पड़ेंगे। ये और बात है, वहां काम करने वाले 85% भी मुसलमान हैं। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ने अपने 108 आउटलेट्स को मलेशिया में बंद कर दिया है। गाजा बायकॉट से क्लिंटन राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मलेशिया में, जहां KFC के करीब 80% स्टोर यानी 21 आउटलेट बंद हुए हैं। तो ये वही है कि यहां पैसा जिनका लगा है। अब KFC का आपको मालूम है कौन मालिक हैं, किसका पैसा है, समझे? और फिर अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, वो गोला बारूद गजा के लोगों को मार रहा है, और ये प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ है। बढ़ते आगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का शामियाना तान कर दूसरों को सबक सिखाने वाले अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में आज इसी शामियाने की चीथड़े खुद अमेरिकी निजाम ही उड़ा रहा है। अमेरिका के कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में फलस्तीन सपोर्टर्स के मुजाहरे जारी हैं। इस बीच प्रोटेस्ट में शामिल लगभग 2100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजा के निहत्थे लोगों पर अंकल सैम की महबूबा के जुल्मों के खिलाफ उठ रही नौजवानों की आवाज को ताकत के जरिए कुचला जा रहा है। अंकल सैम कौन है और महबूबा कौन है, यह आपको समझना मुश्किल नहीं है। कभी कभी बातें ऐसी भी करनी पड़ती हैं। पुलिस ने न्यूयॉर्क के कॉलेजों में लगे तंबुओं और कब्जा की गई इमारतों को भी खाली करा दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर जमा स्टूडेंट्स को हटाने के लिए एक पुलिस अफसर ने तो गोली तक चला दी। हालांकि किसी की जान नहीं गई। दुनिया भर में गोले दागने वाले अपने यहां कम से कम गोली तो चलवा ही सकते हैं। अब जो बाइडेन साहब जो है, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है, बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़ईफ हैं, चचा हैं। जो बाइडेन ने इस पर रिएक्ट किया है और आप उस रिएक्शन को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और उस पर जो मैं रिएक्ट करूंगा वो सुनकर शायद आप और ज्यादा हैरान हो जाएं कि यार ये तो मैं सोच रहा था कहने को, ये इसने कैसे कह दिया। यूनिवर्सिटीज में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट आली मकाम हजरत जो बाइडेन ने भी रिएक्ट किया। बाइडेन ने प्रोटेस्ट करने के हक का बचाव किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि डेकोरम बना रहे, गड़बड़ ना हो।
राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को तबाह करना कानून के खिलाफ है। बाइडेन ने कहा कि बर्बरता, कब्जा करना, बर्बरता, लफ्ज सुन रहे हैं, कब्जा करना, बर्बरता, तोड़फोड़ करना, परिसरों को बंद करना, क्लासेस को रद्द करवाने के लिए मजबूर करना, इनमें से कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं है। अमा बाइडेन साहब, यही तो ये स्टूडेंट साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वो दोस्त नेतन्याहू जो गजा को तबाह कर रहा है, वहां जमीनों पर जो वो कब्जा कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके स्कूल और उनके अस्पतालों तक को तबाह कर रहा है, ये कोई जंग के कानूनों के हिसाब से थोड़ी ना कर रहा है। ये भी तो गलत है। आपने आज तक उसके खिलाफ तो ताकत का इस्तेमाल किया नहीं, दो लफ्ज सख्त बोले नहीं, अलबत्ता उसे तबाही मचाने के लिए ताकतवर हथियार जरूर दे दिए। ये तो वही बात हो गई जो हमारे अपने चचा कहते थे कि खुद को वसीयत और दूसरों को नसीहत, और वो दूसरे अपने हैं और वो जो खुद है वो पराया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बैठाया है। किस लिए बैठाया है वो सबको समझ आया है, लेकिन कोई नहीं हटा पाया है। आहा, क्या तुकबंदी। बढ़ते आगे, सीरिया की दारुल हुकूमत, वहां की कैपिटल दमिश्क, वहां फिर से इजराइल के हवाई हमले हुए हैं, ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मई की रात को दमिश्क के बाहरी इलाके में इजरायली हवाई हमले में उसके 8 मिलिट्री पर्सनल जख्मी हो गए। द न्यू अरब की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि 2 मई की रात को इजरायली दुश्मन ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान की तरफ से दमिश्क के पास एक साइट को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इन हमलों में 8 फौजी घायल हुए हैं। यह हमला सीरिया की सिक्योरिटी फोर्स की एक बिल्डिंग पर हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि जिस जगह पर हमला हुआ वो सैयदा ज़ैनब की दरगाह के करीब है और यहीं पर हिजबुल्लाह और ईरान की IRGC की बटालियंस के अड्डे भी मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। क्या आपको याद है दोस्तों? नहीं है तो बता देता हूं। बताने के बाद भी कुछ लोग सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना तो हक है, कभी अक्लमंदी का और कभी 2011 के बाद से इजरायली फौज ने सीरिया में कई सारे हमले किए हैं। इन हमलों में मेनली जो फौज है उसकी चौकियों और ईरान से जो शह पाकर वहां पर ग्रुप्स एक्टिव हैं, उन लोगों को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी ऑपरेटिव ग्रुप हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। सीरिया के इलाकों पर चारों तरफ बौखलाया हुआ है इजराइल, इसलिए हमले कर रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि ये हमले आगे और तेज हो सकते हैं अगर वो जंग और एस्केलेट होती है। फिलहाल हम आपको खबरें सच्चाई से देते हैं, लिहाजा एक चीज और बता दें, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के जर्नलिस्ट और मीडिया संस्थानों को समर्पित होता है। ये मीडिया, ये जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है जो किसी खतरे से कम नहीं। दुनिया भर के जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमलों के मामले आए दिन आपको देखने को मिलते हैं। कभी किसी को बंद करा दिया जाता है, कभी किसी का चैनल। आज इसे वर्ल्ड लेवल पर जर्नलिस्ट के लिए खास तौर से खतरनाक वक्त के शक्ल में नोटिफाई किया गया है। गाजा पर इजराइल का जो जंग जो इजराइल की चल रही है वो मीडिया के लिए बहुत बड़ी घातक जंग साबित हुई है। ह्यूमन राइट्स जो है यूएन का, उसके जो हाई कमिश्नर हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने आज एक बयान में कहा कि हमने बेजुबानों की आवाज खो दी है। जब हम एक पत्रकार को खो देते हैं तो हम बाहरी दुनिया के लिए अपनी आंखें और कान खो देते हैं। आपको पता है दुनिया में जो चल रहा है वो आपको एक जर्नलिस्ट ही बताता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी कि IFJ के मुताबिक गाजा में जंग के पहले 7 महीनों में 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया कर्मी मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं। गाजा के मीडिया ऑफिस में मारे गए लोगों की तादाद 140 से ज्यादा है। यानी गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से हर हफ्ते औसतन 5 जर्नलिस्ट का, 5 खबरनवीसों का, 5 पत्रकारों का कत्ल इजरायली बमबारी में हुआ है। जंग की शुरुआत के बाद से गाजा में कम से कम 34,596 आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 77,816 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
8,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जो कहीं मलबे के नीचे दबे हुए होंगे। कई लोग जो सहराओं में खो गए, जो जंगलों की तरफ चले गए, उनका भी कोई पता नहीं है, वो अभी किसी भी लिस्ट में शुमार नहीं है। खबरें दुनिया भर की आप देख रहे थे, या दुनिया भर की खबरें। उम्मीद करते हैं दुनिया भर की कई बड़ी हैपनिंग से भरा ये एपिसोड, ये वीडियो हर रोज रात 10 बजे जो आपके लिए आता है, ये आपको पसंद आता होगा। आता है तो बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए। शुरू में आपने एक QR कोड देखा था, ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए है। आज़ाद बुल इंडिया आप ही का चैनल है, आप ही के सपोर्ट से चल रहा है, आपके देखने से चल रहा है, आपके शेयर करने से चल रहा है, आपके इधर उधर बात करने से आज़ाद बुल इंडिया के बारे में चल रहा है। और आगे भी सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, खुददारी और जुर्रत के साथ ये चलता रहेगा। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।